हे फ्रेंड्स, वेलकम टू एसजीटी। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था एरे के बारे में। हमने पढ़ा था क्या होती है एरे, किस तरह से हम एरे को जावा में यूज कर सकते हैं। 1D एरे क्या होती है, 2D एरे क्या होते हैं, एनोनिमस एरे क्या होती है, किस तरह से हम 1D एरे में फॉर ईच लूप का 2D एरे में कैसे यूज कर सकते हैं फॉर ईच लूप का, और एनोनिमस एरे में क्या होती है, और एनोनिमस एरे में हम किस तरह से फॉर ईच लूप का यूज कर सकते हैं। तो इस सब के बारे में हमने पढ़ा था। तो बेसिकली पूरी जो एरे है हमारा कंप्लीट हो चुका था। अगर आपको पढ़ना है एरे क्या होती है तो मैं आपको बता दूं, एरे के नाम के प्लेलिस्ट आपको चैनल मिल जाएगा, या तो मैं उसका लिंक छोड़ दूंगा आई बटन पे, आप जाके देख सकते हो कि बेसिकली एरे क्या होती है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए एरे के बारे में। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, जो कि हमारा डिक्लेरेशन एंड एक्सेस कंट्रोल। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिक्लेरेशन एंड एक्सेस कंट्रोल, ये क्या होती है। तो अगर हम बात करें डिक्लेरेशन एंड एक्सेस कंट्रोल की, तो उसके एग्जांपल में समझते हैं। मान लो आप कोई प्रोजेक्ट में काम करो, ठीक है। तो जो प्रोजेक्ट का नाम है वो है चैट एप्लीकेशन, ठीक है। तो इस चैट एप्लीकेशन में काम कर रहे हो आप, तो मान लो इसमें कुछ सर्वर्स होंगे, कुछ क्लाइंट्स होंगे जो कि इसको आके यूज करेंगे। तो बेसिकली मान लो कि एक हम क्लास है, हमारा सर्वर क्लास है, ठीक है। तो एक हमारा क्लास है, क्लाइंट क्लास है। तो ये दोनों क्लास है मेरी प्रोजेक्ट में। सपोज कर लो ऐसा नहीं होता है, जब आप बनाओगे आपको पता चल चुका होगा। तो बेसिकली ये जो सर्वर क्लास है, क्लाइंट क्लास है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ इस सर्वर के अंदर कोई डेटा स्टोर करी जाए और क्लाइंट आके इसको एक्सेस करे। बेसिकली जो डिक्लेरेशन एंड एक्सेस कंट्रोल है, ये बेसिकली यूज होते हैं कि मान लो सर्वर क्लास है, ठीक है। सर्वर क्लास के अंदर कुछ भी फंक्शनलिटी होंगे, कुछ फीचर्स होंगे, क्या क्या फीचर्स होंगे, क्या क्या फंक्शनलिटी है, कौन सा फंक्शनलिटी को कौन एक्सेस कर सकता है, बेसिकली ये डिसाइड करता है डिक्लेरेशन एंड एक्सेस कंट्रोल। तो बेसिकली सिंपल भाषा ये है कि कोई भी क्लासेस हो, अगर हम यहाँ पर कुछ इस तरह से इंप्लीमेंट कर रहे हैं, कुछ फंक्शनलिटी है, किस तरह की फंक्शनलिटी को कौन यूज करेगा, कैसे यूज करेगा, किस तरह की किसको एक्सेस मिलेगा, ये जो सारी चीज़ें होती हैं डिसाइड होती है डिक्लेरेशन एंड एक्सेस कंट्रोल में। तो इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि जब भी हम कोई भी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, कोई प्रोग्राम में काम कर रहे हैं, कि हम किस तरह से प्रोग्राम को डिफाइन करेंगे, किस तरह से प्रोग्राम को हम डिक्लेयर करेंगे, किस तरह से हम प्रोग्राम को लिखेंगे, ताकि यूजर जो है हम जो चीज़ को एक्सेस करने के लिए बोल देंगे वो सिर्फ उसी को एक्सेस करेगा। यानी कि अगर मान लो कोई डेटा है, ठीक है, तो उसको मैं चाहता हूँ यूजर एक्सेस ना करे, यानी कि जो डेटा है यूजर को विजिबल ना हो, तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं प्राइवेट कर दूंगा। तो बेसिकली क्या होती है कि हम किस तरह से यूजर को डेटा को विजिबल करवा रहे हैं, ये हम डिसाइड करते हैं हमारे डिक्लेरेशन एंड एक्सेस कंट्रोल। तो बेसिकली ये होती है कि हम किस तरह से यूजर को एक्सेस देंगे, ये सारी चीज़ें डिसाइड होती है इस वाले सेक्शन में, जिसको हम बोलते हैं डिक्लेरेशन एंड एक्सेस कंट्रोल। तो मैं आपको बता दूं, ये जो टॉपिक है हमारा डिक्लेरेशन एंड एक्सेस कंट्रोल, इसके कुछ सब टॉपिक्स हैं, जैसे कि जावा सोर्स फाइल स्ट्रक्चर होते हैं, यहाँ पर पैकेजेस को हम पढ़ेंगे, यहाँ पर इंपोर्ट स्टेटमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे, यहाँ पर पढ़ेंगे इंटरफेस क्या होती है, यहाँ पर पढ़ेंगे हम क्लास लेवल मॉडिफायर्स के बारे में पढ़ेंगे, मेंबर लेवल मॉडिफायर्स के बारे में पढ़ेंगे। सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर इसको नहीं जाना तो जावा में कुछ नहीं जाना, यानी कि पब्लिक क्या होती है, प्राइवेट क्या होती है, प्रोटेक्टेड क्या होती है, पैकेजेस को हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, पैकेजेस कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं, किस तरह से हम पैकेज को कंपाइल कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं पैकेज के अंदर, इंपोर्ट स्टेटमेंट क्या होती है, इंपोर्ट कीवर्ड क्या होती है, जावा की लाइब्रेरी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली अगर इसको नहीं जाना तो जावा में कुछ नहीं जाना। तो बेसिकली जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो पहला टॉपिक है हमारा, वो है जावा सोर्स फाइल स्ट्रक्चर। तो ये हमारा पहला टॉपिक है, जो कि जावा सोर्स फाइल स्ट्रक्चर। तो फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे इंपोर्ट स्टेटमेंट के बारे में, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे पैकेजेस के बारे में। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो बेसिकली आज हम शुरू कर रहे हैं जावा सोर्स फाइल स्ट्रक्चर से। बेसिकली क्या होती है जावा सोर्स फाइल स्ट्रक्चर। तो बेसिकली जो पूरी चीज़ें हैं, यानी कि जावा एक हो गया, हमारा सोर्स फाइल हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। तो पहले इसको ना तोड़ते हैं, कुछ पार्ट्स में तोड़ते हैं। जावा क्या होते हैं हमको पता है, सोर्स फाइल क्या होता है हमें पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर क्या होता है हमको पता है। स्ट्रक्चर क्या होती है, एक व्यू होती है, ठीक है, चाहे लॉजिकल व्यू चाहे फिजिकल व्यू। मान लो कि मैंने कुछ इस तरह से करा, मैंने करा क्लास, ठीक है, क्लास करा, मैंने करा यहाँ पर क्लास टेस्ट। तो मैंने कुछ इस तरह से करा, यहाँ पर क्लास की बॉडी को क्रिएट करा यहाँ पर, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ फंक्शनलिटी होंगे जिसको हम डिफाइन करेंगे क्लास के अंदर। तो बेसिकली हम कह सकते हैं जो स्ट्रक्चर है पूरी क्लास की स्ट्रक्चर है, ठीक है। कोई कोई ऐसे करते हैं कि यहाँ पर कर दिया क्लास, ठीक है, यहाँ पर क्लास के नाम टेस्ट, फिर यहीं पर कर्ली ब्रेसेस, फिर यहाँ पर एंडिंग। तो बेसिकली जो स्ट्रक्चर है ये एक व्यू प्रोवाइड करता है प्रोग्राम का, चाहे लॉजिकल व्यू चाहे फिजिकल व्यू। तो हमको पता चल चुका है जावा क्या होती है, स्ट्रक्चर क्या होती है। अब हम पढ़ेंगे सोर्स फाइल क्या होती है। सोर्स फाइल पढ़ने से पहले आपको बता दूं सोर्स कोड क्या होती है। तो अगर बात करें सोर्स कोड का, तो सोर्स कोड ये है कि जो हम लिखते हैं, ठीक है। तो मैंने करा राइट ए जावा प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है। आपने कुछ इस तरह से करा, क्लास क्रिएट करा, फिर उसके बाद मेन मेथड, उसके बाद आपने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट फिर हेलो वर्ल्ड को डिफाइन करा। तो बेसिकली जो पूरी चीज़ है ये हमारा
कोड है जिसको हमने लिखा, जो जिसको यूजर लिखता है अपनी टेक्स्ट एडिटर पे। तो बेसिकली ये जो हमारा सोर्स कोड है जिसको यूजर लिखता है, तो सोर्स कोड जब कंपाइल होता है बाइट कोड में कन्वर्ट होता है, फिर बाइट कोड हम रन करते हैं, जो भी हमारा आउटपुट है हमको विजिबल होता है। इसको हम बाद में पढ़ेंगे। बेसिकली जो सोर्स कोड है, सोर्स कोड हमारा क्या है जिसको हम लिखते हैं, ये जो सोर्स कोड है हम जहाँ पर सेव करेंगे उसको हम बोलते हैं सोर्स फाइल। सोर्स फाइल क्या है? जहाँ पर सोर्स कोड सेव होती है। आई होप आपको सब कुछ पता चल चुका होगा। अगर हम बात करें सोर्स फाइल का, ये दोनों अलग अलग चीज़ें, सोर्स कोड और सोर्स फाइल एक ही चीज़ नहीं है। अगर हम बात करें सोर्स कोड का, जो हम लिखते हैं, जो हम राइट करते हैं, वो हमारा सोर्स कोड है। अगर हम बात करें सोर्स फाइल का, जिसका हम जो भी सोर्स कोड है जहाँ पर हम इसको सेव करते हैं, मान लो कि मेरा सोर्स कोड है, मैंने इसको सेव करा अपनी सी ड्राइव पे, ठीक है। तो सी ड्राइव पे सेव करा एक फोल्डर जिसका नाम है जावा प्रोग्राम्स, ठीक है। जावा प्रोग्राम्स नाम की फोल्डर में मैंने सेव करा। इस प्रोग्राम का जो नाम है मैंने रखा a.java। तो a.java जो है हमारा ये सोर्स फाइल है, यानी कि जावा की फाइल को हम बोलते हैं सोर्स फाइल, क्योंकि यहाँ पर जावा की कोड सेव करी गई, यानी कि जो जावा की सोर्स कोड है सेव करी गई है। मैं फिर से बता दूं, जो सोर्स फाइल होती है उसके अंदर जावा की सोर्स कोड को सेव करी जाती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सोर्स फाइल, जिसके अंदर सोर्स कोड सेव करी जाती है। तो बेसिकली ये हो गया हमारा सोर्स फाइल। हमने पढ़ा था जावा सोर्स फाइल स्ट्रक्चर। तो मैं फिर से बता दूं जावा क्या होता है, हमको सबको पता है। मैं इतने लेक्चर पढ़ चुके हैं, एरेज पढ़ चुके हैं, डेटा टाइप्स पढ़ चुके हैं। अगर आपको नहीं पता जावा क्या होते हैं, क्यों हम जावा का यूज करते हैं, क्या क्या फीचर्स हैं, अगर आपको नहीं पता जावा क्या होती है, मैं आपको बताता हूँ। आई बटन लिंक मिल जाएगा जावा की इंट्रोडक्शन की, आप जाके देख सकते हो। अगर बात करें सोर्स फाइल का, सोर्स फाइल एक ऐसा फाइल है जिसके अंदर हम जावा की सोर्स कोड को सेव करते हैं, यानी कि जिसको हम राइट करते हैं उसको हम यहाँ पर सेव करते हैं। अगर बात करें स्ट्रक्चर का, तो स्ट्रक्चर कुछ भी हो सकता है। एक प्रोग्रामिंग व्यू है, चाहे लॉजिकल व्यू चाहे फिजिकल, वो मैटर नहीं करता, लेकिन स्ट्रक्चर की व्यू होता है। तो बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि जो सोर्स फाइल होती है जावा के अंदर, उसका व्यू को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, उसको हम पढ़ेंगे यहाँ पर। यानी कि जो पूरी टॉपिक है इसमें हम पढ़ेंगे कि जो सोर्स फाइल है इसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे जावा की प्रोग्राम में, किस तरह से हम सोर्स फाइल को सेव करेंगे, किस तरह से हम चीज़ें इंप्लीमेंट करेंगे सोर्स फाइल के अंदर। ये जो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इसमें, जो कि हमारा जावा सोर्स फाइल स्ट्रक्चर। तो चले देखते हैं जो पूरी चीज़ें इसके अंदर क्या क्या होती हैं। सपोज कर लो मैंने कुछ इस तरह से करा, मैंने करा क्लास, यहाँ पर मैंने क्लास डिफाइन कर जिसका नाम है ए, क्लास ए हो गया। फिर यहाँ पर क्लास की बॉडी, तो यहाँ पर क्लास की जो बॉडी उसकी एंडिंग है। तो बेसिकली ये मेरा क्लास ए है, तो यहाँ से लेकर हैं क्लास की बॉडी। तो ये कुछ यहाँ पर कुछ फंक्शनलिटी है, तो आप कुछ भी यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो यहाँ पर मैंने करा क्लास बी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है क्लास की बॉडी। तो बेसिकली यहाँ पर क्लास बी की बॉडी है, तो कुछ फंक्शनलिटी होना जरूरी है। तो बेसिकली मेरा जावा की प्रोग्राम है, मैंने कुछ इस तरह से करा, मैंने करा क्लास ए, फिर क्लास ए की बॉडी, फिर मैंने करा क्लास बी, फिर क्लास बी की बॉडी। तो बेसिकली मेरा जावा की प्रोग्राम है। यहाँ पर देख सकते हो एक प्रोग्राम में दो क्लासेस हैं। तो क्या है प्रोग्राम वैलिड है या नहीं? तो मैं आपको बता दूं, एक जावा की प्रोग्राम में मल्टीपल क्लासेस हो सकते हैं, यानी कि इस जावा प्रोग्राम कैन कंटेन मल्टीपल क्लासेस। तो बेसिकली यहाँ पर क्लास ए, क्लास बी है, क्लास सी, क्लास डी, क्लास सी, आप एन नंबर ऑफ क्लासेस को यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, एक ही जावा की प्रोग्राम में मल्टीपल क्लासेस हो सकते हैं। ठीक है, हम इसको एक बार बना के देख लेते हैं कि किस तरह से हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं इसको। तो जावा में कोड करने के लिए जो टेक्स्ट एडिटर उसको ओपन कर चुका हूँ, पहले इसको सेव करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो मैं सी ड्राइव पे सेव कर रहा हूँ, जो कि हमारा SGT फोल्डर है। तो इस फोल्डर के अंदर कोई भी क्लासेस यहाँ पर है नहीं, कोई भी फाइल यहाँ पर है नहीं, तो बिल्कुल जो फोल्डर एम्प्टी है। तो यहाँ पर मैं एक फाइल क्रिएट करना चाहता हूँ जो कि हमारा a.java है। तो हमको ये जो a.java है हमारा सोर्स फाइल है, ठीक है। इसके अंदर हम सोर्स कोड को डिफाइन करेंगे जो कि हमारा a.java है। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने सेव करा, तो यहाँ पर सेव हो चुका है जो कि हमारा a.java। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने कुछ तरह से करा, मैंने करा क्लास ए, ठीक है। तो यहाँ पर क्लास ए की बॉडी, तो मैंने कुछ यहाँ पर फंक्शनल डिफाइन करी नहीं है। तो यहाँ पर मैंने करा क्लास बी, ना यहाँ पर मेरी मेथड है ना कुछ है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो प्रोग्राम है वैलिड है कि नहीं। तो यहाँ पर आप क्लास सी भी कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ पर मैंने करा क्लास सी। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 3 क्लास की जावा की प्रोग्राम है जो कि ए, बी और सी। तो मैं चाहता हूँ ये चलना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ पर मैंने इसको सेव करा, सेव करने के बाद यहाँ पर सेम डी ओपन कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने यहाँ पर करा a.java। तो यहाँ पर सिर्फ ए जो है हमारा जावा की फाइल, तो यहाँ पर देख सकते हो जो हमारा फाइल का नाम है वो ए है। ये किस तरह की फाइल है? जावा की फाइल। यहाँ पर देख सकते हो टाइप इक्वल टू जावा की फाइल। तो बेसिकली यहाँ पर जो सिर्फ एक ही फाइल अवेलेबल है हमारी इसमें जो SGT नाम की फोल्डर में, जो कि ए। तो बेसिकली जब मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करूंगा, तो बेसिकली यहाँ पर तीनों क्लासेस हैं। कंपाइल होने के बाद क्लासेस की डॉट क्लास फाइल क्रिएट हो जाती हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। बेसिकली जो क्लास है ये कंपाइल होगा, फिर यहाँ पर a.class फाइल क्रिएट हो जाएगा, फिर b.class फिर c.class फाइल। तो बेसिकली देखते हैं किस तरह से क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने इसको cmd ओपन करा, यहाँ पर कोई भी फाइल है नहीं, .class फाइल नहीं है, जो ये हमारा जावा की फाइल है, मैं आपको बता चुका हूँ। पहली बात यहाँ पर cmd ओपन करा मैंने, तो यहाँ पर cmd ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने करा जावा सी, यहाँ पर मैंने करा a.java जो कि हमारा जावा की सोर्स फाइल है।
तो यहाँ पर देख सकते हो ये प्रोग्राम बिल्कुल चल रहा है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। अगर हम इसको रन करेंगे एक्सेप्शन आएगा, जो कि हमारा मेन मेथड नहीं है, तो इसलिए एक्सेप्शन आएगा। इसमें कोई दिक्कत वाली है नहीं। मैं आपको बताता हूँ एक जावा की प्रोग्राम है, n नंबर ऑफ क्लासेस अलाउड है। तो बेसिकली ये जो प्रोग्राम है वैलिड है, तो ये कंपाइल हो चुका है। ठीक है, अब देखते हैं जो हमारे SGT फोल्डर है इसमें कितने डॉट क्लास पहले क्रिएट हो चुके हैं। तो ये हमारा SGT फोल्डर है जिसके अंदर मैंने सेव करा था a.java को। तो बेसिकली ये जो ए है ये हमारा जावा की फाइल है, इसके अंदर 3 क्लासेस अवेलेबल थे जो कि हमारे A, B, C। तो बेसिकली ये हमारा क्लास फाइल है, बी हमारा वही भी क्लास फाइल है और सी भी हमारा क्लास फाइल है। यानी कि यहाँ पर तीनों क्लास फाइल क्रिएट हो चुके हैं, यानी कि तीनों डॉट क्लास फाइल क्रिएट हो चुके हैं। क्यों क्रिएट हुए? क्योंकि यहाँ पर जो हमारा प्रोग्राम था यहाँ पर तीनों क्लासेस थे। आपको बता दूं आपकी प्रोग्राम में जितने भी क्लासेस होंगे उतनी डॉट क्लास फाइल क्रिएट हो जाएंगे। तो बेसिकली ये हमारा ए है, ये हमारा जावा की फाइल है, ये हमारा सोर्स फाइल है। ठीक है, और A, B, C हमारा डॉट क्लास फाइल है। तो बेसिकली ये था आपको बताने के लिए कि हम एक ही जावा की प्रोग्राम में मल्टीपल क्लासेस को यूज कर सकते हैं। बेसिकली ये था। और दूसरी बात ये है कि जितने क्लासेस होंगे उतनी बार ही आपका डॉट क्लास फाइल क्रिएट होगा। यहाँ पर 3 क्लासेस थे तो 3 बार डॉट क्लास फाइल क्रिएट हुआ। अगर यहाँ पर 6 क्लासेस होते हैं तो यहाँ पर 6 बार डॉट क्लास फाइल क्रिएट हो जाता। तो ये जो छोटा सा प्रोग्राम था हमने सीखा कि एक ही जावा की प्रोग्राम में मल्टीपल क्लासेस हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्लास A था, क्लास B था, क्लास C था। तो मैंने हमें डिफाइन करा था क्लास A, फिर उसके कुछ बॉडी, फिर क्लास B उसके बॉडी, फिर क्लास C उसके कुछ बॉडी। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने इसको सेव करा था A.java के नाम से। अगर मैं चाहता है इसको B.java भी कर सकता, C.java भी कर सकता था। तो बेसिकली पहली बात इसको करके देखते हैं। ये A.java है तो इसका हम करते हैं B.java के नाम से। तो यहाँ पर मैंने करा B.java। ठीक है, तो यहाँ पर ये सेव हो चुका है B.java के नाम से, यहाँ पर देख सकते हो। तो पहली बात हम इसको सेव करते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको कंपाइल करा जावा से B.java, जो कि हमारे जावा की सोर्स फाइल है। तो बिल्कुल वैलिड है, कोई दिक्कत वाली बात है इसमें है नहीं। तो मैं चाहता हूँ इसको C.java में करने के लिए, तो बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत आएगी नहीं। क्योंकि जो जावा की क्लासेस है यहाँ पर कोई पब्लिक क्लास नहीं है। यानी कि जो क्लास है जैसा है क्लास B तो ऐसा ही है ना, इसमें कोई भेदभाव करना नहीं चाहिए। तो बेसिकली जो क्लास है हम कर सकते हैं A.java, क्लास B B.java, क्लास C C.java, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अगर मान लो मैंने कुछ इस तरह से करा, मैंने करा पब्लिक क्लास है, क्या मैं B.java में इसको सेव कर सकता हूँ? एक बार स्क्रीन को पॉज करो, सोचिए कि अगर मान लो कि मैंने इस तरह से करा, मैंने करा पब्लिक क्लास A, तो यहाँ पर मैंने कुछ डिफाइन करा पब्लिक क्लास A, फिर इसकी बॉडी यहाँ से कर यहाँ तक क्लास B, फिर क्लास C। तो मैंने इसको सेव करा B.java के नाम से। हम देख सकते हो क्या ये वैलिड है इनवैलिड है? तो देखते हैं क्या इनवैलिड है कि इनवैलिड है। तो पहले इसको सेव करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर सेव करा। तो जब भी हम कोई भी जावा की प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो पहली बात तो हम कंपाइल करेंगे बाय यूजिंग सोर्स फाइल। तो बेसिकली सोर्स फाइल हमारा B.java है, तो जावा से B.java। याद रखना जो हमारा क्लास A था वो पब्लिक है, पहला जैसा प्रोग्राम नहीं है हमारा। तो बेसिकली यहाँ पर देख सकते हैं कि एरर आ रहा है हमारा, जो कि क्लास एज पब्लिक एंड शुड बी डिक्लेयर्ड इन ए फाइल नेम्ड A.java। तो इसमें हमको ये सीखने को मिला कि अगर कोई भी क्लास पब्लिक है, ठीक है, अगर जावा की प्रोग्राम में कोई भी क्लास पब्लिक है, ठीक है, उसी नाम से हमको फाइल सेव करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो कि हमारा क्लास A है ये हमारा पब्लिक क्लास है। तो जो कंपाइलर है ये बता रहा है कि अगर कोई भी क्लास आपकी प्रोग्राम में पब्लिक है तो आपकी फाइल का नाम भी उसी क्लास के नाम से होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर मैंने करा पब्लिक क्लास है तो बेसिकली मेरा फाइल का नाम ही होना A.java। अगर मैंने करा यहाँ पर पब्लिक क्लास B तो मेरा फाइल का नाम होना चाहिए B.java। अगर मैंने करा पब्लिक क्लास C तो मेरा फाइल का नाम होना चाहिए C.java। तो यहाँ पर सिंपल मैं हटा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर मैंने करा पब्लिक क्लास B, तो यहाँ पर मैंने सेव करता है B.java के हिसाब से। तो यहाँ पर मैंने करता है पब्लिक क्लास B, यानी कि यहाँ जो क्लास B है हमारा क्लास B यहाँ पर पब्लिक है। तो मैंने यहाँ पर करा B.java, इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो इसके लिए सेव करते हैं देखने के लिए। तो यहाँ पर मैंने सेव करा तो जावा सी B.java जो कि हमारा फाइल का नाम है और B हमारा पब्लिक क्लास है। तो देख सकते हैं इसमें कोई भी दिक्कत है नहीं। तो अगर बात करें कंक्लूजन का, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी हम जावा की प्रोग्राम में काम कर रहे हैं, वहाँ पर अगर मल्टीपल क्लासेस हैं, अगर कोई भी क्लास पब्लिक है तो फाइल का नाम पब्लिक क्लास नाम के हिसाब से होना चाहिए। अगर मान लो क्लास का नाम B है तो फाइल का नाम भी B होना चाहिए, यानी कि पब्लिक क्लास के हिसाब से हम सोर्स फाइल को सेव करेंगे। तो बेसिकली इसलिए इस टॉपिक का नाम है जावा सोर्स फाइल स्ट्रक्चर, यानी कि किस तरह से हम चीज़ों को सेव करेंगे, यानी किस तरह से हम सोर्स फाइल को क्रिएट करेंगे। अगर क्लास का नाम B है, अगर वो पब्लिक है तो हमको सेव करना पड़ेगा B.java। तो सिंपल अगर मैं हटा दूँ यहाँ पर कर दूँ पब्लिक क्लास है तो यहाँ पर एरर आ जाएगा कि A.java के नाम से सेव होना चाहिए, क्योंकि हमने सेव करा B.java के नाम से। तो बेसिकली कंक्लूजन ये है, अगर क्लास पब्लिक है तो उसी क्लास के नाम के हिसाब से आपकी फाइल क्रिएट होनी चाहिए, कि फाइल सेव होनी चाहिए। तो यहाँ तक सिंपल है। तो अभी आगे बढ़ते हैं। तो मान लो मैंने कुछ तरह से करा, मैंने करा पब्लिक क्लास है। तो यहाँ पर दो पब्लिक क्लास हैं, जो हमारा क्लास A है वो भी पब्लिक है और क्लास B वो भी पब्लिक है। तो मेरे को एक बात बताओ, मैं किस नाम से इसको सेव करूँ?
या तो ए डॉट जावा के नाम से कर सकते हो, बी डॉट जावा के नाम से कर सकता हूँ। ऐसा नहीं होता है। मैं आपको बता दूं, जावा की प्रोग्राम में सिर्फ एक ही पब्लिक क्लास होती है, यानी कि हम जब भी हम कोई भी प्रोग्राम में काम करेंगे, अगर यहाँ पर मल्टीपल क्लासेस हैं, सिर्फ वहाँ पर एक ही क्लास को हमको पब्लिक क्लास लेनी होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या एरर आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने सेव करा, तो यहाँ पर मैंने करा जावा सी बी डॉट जावा, तो यहाँ पर साफ साफ एरर दिख रहा है कि क्लास ए इज पब्लिक शुड बी डिक्लेयर्ड इन फाइल नेम्ड ए डॉट जावा। तो ठीक है, तो इसको मैंने सेव करा, तो यहाँ पर मैंने करा ए डॉट जावा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो कि जो हमारा बी डॉट जावा था वो चेंज होकर बी ए डॉट जावा हो चुका है। तो बेसिकली यहाँ पर दो क्लास पब्लिक है, क्लास ए भी पब्लिक है, क्लास बी भी पब्लिक है। अगर बी डॉट जावा हम सेव कर रहे हैं तो ये बता रहा है कि क्लास ए पब्लिक है, ए डॉट जावा में सेव होना चाहिए। तो हमने ए डॉट जावा में सेव कर चुके हैं, तो पहले इसको सेव करते हैं। तो यहाँ पर मैंने करा जावा सी ए डॉट जावा, इसलिए करा क्योंकि जो ए हमारा फाइल का नाम है, सोर्स फाइल का नाम है, तो जावा सी ए डॉट जावा। तो यहाँ पर एरर आ रहा है साफ साफ कि क्लास बी इज पब्लिक शुड बी डिक्लेयर्ड इन फाइल नेम्ड एट बी डॉट जावा। तो बेसिकली हम यहाँ पर दो पब्लिक क्लास को डिफाइन कर ही नहीं सकते जावा की प्रोग्राम में। तो अगर हम बात करें कंक्लूजन का, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ही जावा की प्रोग्राम में सिर्फ एक ही पब्लिक क्लास हो सकता है, यानी कि मोर देन वन पब्लिक क्लास नहीं हो सकता है। यहाँ पर अगर क्लास ए पब्लिक है तो क्लास बी को नहीं होना चाहिए, अगर क्लास बी पब्लिक है तो क्लास ए को पब्लिक नहीं होना चाहिए। यानी कि एक जावा की प्रोग्राम अगर मल्टीपल क्लासेस हैं तो सिर्फ एक ही क्लास को पब्लिक होना चाहिए, यानी कि जो प्रोग्राम है हमारे इनवैलिड है। यहाँ पर कंपाइल टाइम एरर आ रहा है, तो सिंपल आप कोई भी क्लास को चाहो यहाँ पर पब्लिक कर सकते हो। मैं सिंपल पब्लिक क्लास ए हटा रहा हूँ, तो यहाँ पर हमारा प्रोग्राम है सिर्फ क्लास बी ही पब्लिक है, तो ये प्रोग्राम बिल्कुल वैलिड है। तो बेसिकली हमने यहाँ तक पहुंचा कि एक ही प्रोग्राम में मल्टीपल जावा क्लासेस हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। कंक्लूजन की बात करें तो ये हमारा कि अगर हम कोई भी जावा की फाइल क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, अगर कोई भी जावा की फाइल को सेव कर रहे हैं, अगर क्लास में कोई भी पब्लिक क्लास है, अगर मान लो क्लास का नाम ए है तो जावा की फाइल का नाम होना चाहिए ए डॉट जावा, यानी कि पब्लिक क्लास हिसाब से फाइल को हम सेव करना चाहिए। अगर हम बात करें नेक्स्ट कंक्लूजन का, जो कि हमारा एक ही प्रोग्राम में सिर्फ एक ही पब्लिक क्लास होना चाहिए। तो ये तीनों कंक्लूजन हमने पढ़ चुके हैं। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट लूप होल के बारे में। तो यहाँ पर मेरे को कुछ कोड लिखना है, तो पहली बात इसको सेव करते हैं। तो सेव मान लो कि मैंने इस तरह करा, मैंने करा sgt.java, ठीक है। तो यहाँ पर जो फोल्डर देख सकते हैं, यहाँ पर कोई भी फाइल यहाँ पर है नहीं, पूरी एम्प्टी है। तो यहाँ पर मैंने सेव करा sgt.java के नाम से। तो यहाँ पर फाइल क्रिएट हो चुकी है। तो हम क्या करेंगे यार, हम क्लास क्रिएट करते हैं। मान लो कि मैंने यहाँ पर करा क्लास ए, ठीक है, क्लास ए। तो यहाँ क्लास ए की बॉडी, तो ठीक है। तो यहाँ पर मैंने डिफाइन करा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। तो यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं स्ट्रिंग की एरे, फिर args। तो ये मेन मेथड है जावा का, args आज आर्गुमेंट मेरे पास कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्लास की बॉडी यहाँ से लेकर आता है कि मेन मेथड की बॉडी। तो यहाँ पर मैंने कुछ तरह करा, मैंने करा system.out.println। तो मैं कुछ प्रिंट करना चाहता हूँ कंसोल पे, जो कि हमारा कर रहे हैं यहाँ पर ए क्लास मेन मेथड, ठीक है। ये जो मेन मेथड है हमारा ए क्लास की है, मतलब जब ए क्लास एग्जीक्यूट होगा तो हमारा ये वाला आउटपुट शो होना चाहिए कि ए क्लास मेन मेथड, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट एंड हो रहा है, तो यहाँ पर सेमीकोलन, सिंपल है। तो मेरे क्लास से क्रिएट हो चुके हैं। मैं आपको बता चुका हूँ कि एक ही जावा की प्रोग्राम में मल्टीपल क्लासेस हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने करा क्लास बी, ठीक है। तो क्लास की बी की बॉडी, फिर यहाँ पर मेन मेथड। मेन मेथड क्रिएट होने के बाद यहाँ पर हम कर रहे हैं कुछ स्टेटमेंट को प्रिंट यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने करा system.out.println, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने करा बी क्लास मेन मेथड। तो सिंपल, यहाँ पर कोई समझने वाली बात है नहीं। ये क्लास ए है, क्लास ए की मेन मेथड है, और क्लास ए की हमारा जो भी सिस्टम आउटपुट प्रिंट है, जो स्टेटमेंट यहाँ पर मैं डिफाइन करा, जो कि ए क्लास मेन मेथड। सिर्फ इस तरह से मैंने यहाँ पर करा मेन मेथड डिफाइन, फिर यहाँ पर मैंने करा बी क्लास मेन मेथड। अभी एक बार और करते हैं, मैंने करा क्लास सी, ठीक है। तो यहाँ पर क्लास सी की बॉडी, फिर हम करते हैं मेन मेथड को डिफाइन। तो यहाँ पर मेन मेथड डिफाइन हो चुका है। अभी करते हैं system.out.println। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर करा सी क्लास मेन मेथड, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं, कोई लॉजिक है नहीं, तो आसान सा प्रोग्राम है, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा कंक्लूजन है। तो बेसिकली देख सकते हो यहाँ पर मैंने तीनों क्लास डिफाइन करा, जो कि क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर क्लास डी को डिफाइन करने के लिए, जो कि क्लास डी, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ नहीं है, ना कि मेन मेथड है, ना कि कोई स्टेटमेंट है। तो बेसिकली यहाँ पर देख सकते हो जो क्लास है हमारा वो पूरी तरह से वैलिड है, क्योंकि जैसे क्लासेस होती है, क्लास की बॉडी यहाँ पर मेन मेथड है क्लास के अंदर, जो कि हमारा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग की है, फिर args है हमारे यहाँ पर। तो मेन मेथड की बॉडी है, कुछ स्टेटमेंट यहाँ पर ए क्लास मेन मेथड, इस तरह से बी क्लास भी वैलिड है, इस तरह से सी जो क्लास है हमारा वो भी वैलिड है। अगर बात करें क्लास डी का,
ये वैलिड नहीं है, यहाँ पर कुछ इनवैलिड है, जो कि यहाँ पर कोई भी मेन मेथड नहीं है। ये कंपाइल तो होगा लेकिन यहाँ पर रन नहीं हो, क्योंकि जो भी मेथड्स होते हैं, जो प्रॉपर्टीज होती हैं, ये सारे रन टाइम पे चेक करी जाती है। कंपाइल टाइम इसीलिए यूज होती है ताकि जो सिंटैक्टिकल मिस्टेक्स होती है उसको चेक करने के लिए होती है। तो बेसिकली जो क्लास डी है ये प्रोग्राम है बिल्कुल कंपाइल, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर रन करेंगे तो यहाँ पर एरर आएगा कि यहाँ पर क्लास डी में मेन मेथड नहीं है। तो क्लास ए वैलिड है, क्लास बी क्लास सी वैलिड है, लेकिन क्लास डी में ना कि मेन मेथड ना कि कोई स्टेटमेंट है, बिल्कुल इनवैलिड है। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं, जब भी हम कोई भी जावा की प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे हमेशा हम यूज करेंगे फाइल का नाम। अगर हम रन कर रहे हैं तो हम यूज करेंगे क्लास का नाम। तो बेसिकली यहाँ पर क्लासेस कितने, 4 क्लासेस ए बी सी डी। तो हम कंपाइल करेंगे बाय यूजिंग फाइल का नाम। सिंपल इसको याद रखना कि जब भी हम कोई भी जावा की प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे हम हमेशा यूज करेंगे फाइल का नाम को। तो बेसिकली पहली बात इसको सेव करते हैं। यहाँ पर मैंने सेव करा, सेव करने के बाद यहाँ पर CMD ओपन करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो सिर्फ SGT जो भी हमारा फाइल का नाम है, जावा फाइल SGT यहाँ पर अवेलेबल, और कोई फाइल यहाँ पर है नहीं। तो पहले इसको सेव करते हैं CMD ओपन होने के बाद यहाँ पर मैं चाहता हूँ कंपाइल करने के लिए, तो कंपाइल हम ऐसे करेंगे हम फाइल का नाम यूज करके जावा सी, ठीक है, और फाइल का नाम हमारा SGT है। इसको याद रखना कि जब भी हम कोई भी चीज़ों को कंपाइल करेंगे या प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे हम हमेशा यूज करेंगे जावा की फाइल का नाम या सोर्स फाइल का नाम। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने करा जावा सी SGT.java। तो बेसिकली देखते हैं कंपाइल हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर बिल्कुल कंपाइल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अभी मैं चाहता हूँ यहाँ पर करने के लिए जावा, तो रन करने के लिए हम यूज करते हैं क्लास के नाम को। तो मैं चाहता हूँ जो हमारा क्लास ए है उसको मैं रन करना चाहता हूँ। मैं करा यहाँ पर जावा ए। तो बेसिकली देख सकते हैं यहाँ पर प्रिंट होकर आ चुके हैं कि ए क्लास मेन मेथड। सिंपल है। तो यहाँ पर जो ए क्लास मेन मेथड यहाँ पर शो हो रहा है, यानी कि डिस्प्ले हो रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको बात बता दूँ कि यहाँ पर जो जावा सी SGT.java है, यहाँ पर जो हम जावा की फाइल जब कंपाइल करा, तो जब कंपाइल होते हैं डॉट क्लास पहले क्रिएट हो जाती है। तो देखते हैं हमारा जो SGT फोल्डर है यहाँ पर डॉट क्लास पहले क्रिएट हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हो ये कि हमारा डॉट क्लास फाइल है, बी भी डॉट क्लास फाइल है, सी भी डॉट क्लास फाइल है, डी भी डॉट क्लास फाइल है, यानी जितने क्लासेस थे उनकी रेस्पेक्ट में एक डॉट क्लास फाइल क्रिएट हो चुका है। तो बेसिकली जो SGT हमारा जावा की फाइल है। तो बेसिकली कोई दिक्कत लेने वाली बात है नहीं। मैं आपको बता दूं, जब भी हम कोई भी प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे उसके अंदर जितने भी क्लासेस होंगे हर एक क्लास का डॉट क्लास पहले क्रिएट हो जाएगा। तो बेसिकली SGT नाम की जो फाइल है उसको जब हम कंपाइल करा, ठीक है, उसके अंदर जितने भी क्लासेस होंगे, यानी कि ए था, बी था, सी था, डी था, जितने भी क्लासेस होंगे उन सारे क्लासेस का डॉट क्लास पहले क्रिएट हो जाएगा कंपाइल होने के बाद। तो यहाँ पर हम कर चुके हैं जावा ए। मैं चाहता हूँ बी क्लास को रन करने के लिए मैंने करा जावा बी। तो बी क्लास मेन मेथड मैं चाहता हूँ जावा सी। तो यहाँ पर सी क्लास मेन मेथड मैं चाहता हूँ जावा डी। जो हमारा डी क्लास था तो बिल्कुल इनवैलिड है। तो देख सकते हैं यहाँ पर मेन मेथड नॉट फाउंड इन क्लास डी, प्लीज डिफाइन मेन मेथड एज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग की अरे फिर ARGS। यानी कि ये बोल रहा है कि जो क्लास डी है इसके अंदर कोई भी मेन मेथड नहीं है। अगर आप चाहते हो क्लास जो भी है वैलिड हो तो अब यहाँ पर करना पड़ेगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग की अरे ARGS। तो बेसिकली सिंपल, यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं मेन मेथड, फिर देखते हैं चल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर क्लास डी के लिए मेन मेथड मैंने करा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग की अरे फिर ARGS। तो यहाँ पर मैंने करा सिस्टम डॉट आउट डॉट println। तो हम लोग करेंगे डी क्लास मेन मेथड, ठीक है। तो यहाँ पर जो है प्रोग्राम बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। तो पहली बात इसको सेव करते हैं। तो सेव करने के बाद कंपाइल करते हैं। हम कर रहे हैं यहाँ पर जावा सी SGT.java। तो यहाँ पर मैंने करा जावा ए क्लास मेन मेथड जावा बी क्लास मेन मेथड जावा सी क्लास मेन मेथड जावा डी क्लास मेन मेथड। यानी कि जो प्रोग्राम है बिल्कुल वैलिड है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर हम मान लो मैंने जिस तरह से करा, मैंने कहा जावा SGT, ठीक है, मान लो मैंने किस तरह से करा, मैंने कहा जावा SGT। तो यहाँ पर दिखा रहा है कुड नॉट फाइंड और लोड मेन क्लास ऑफ SGT। यानी कि ये जो पूरी प्रोसेस है आपको ये समझना चाहिए कि जब भी हम कोई भी जावा की प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, ठीक है, वहाँ पर हम यूज करेंगे जावा की फाइल का नाम, ठीक है। तो जावा की फाइल का नाम क्लास का नाम के अंदर कोई भी दिक्कत वाले है नहीं। तो अभी देखते हैं इसमें से कोई जो क्लास है हम इसको पब्लिक क्लास बनाते हैं, देखते हैं चलता है कि नहीं। तो मान लो मैं यहाँ पर करा पब्लिक क्लास ये, ठीक है। तो मेरे को बाद प्रोग्राम चलेगा या नहीं, या एरर आएगा। एक बार स्क्रीन को पॉज करके सोचिए कि ये जो प्रोग्राम है मैंने यहाँ पर कर दिया पब्लिक क्लास से, कि प्रोग्राम चलेगा या एरर आएगा। आई होप आपके सोच लिया होगा। तो इसको बता दूं ये प्रोग्राम में एरर आएगा, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि जो पब्लिक क्लास होगा, अगर पब्लिक क्लास का नाम ए है तो जावा की फाइल का नाम होना चाहिए A.java। यानी कि जो भी क्लास का नाम होगा अगर वो पब्लिक क्लास है फाइल का नाम ही वही होना चाहिए। फिर से बता दूं, जो भी क्लास पब्लिक है अगर उस क्लास का नाम जो भी होगा फाइल का नाम वही होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर क्लास का नाम ए है, फाइल का नाम SGT है, तो यहाँ पर तो जरूर बात है कि यहाँ पर एरर आएगा। तो इसके लिए इसको सेव करते हैं, जावा SGT.java जावा सी SGT.java जावा की फाइल का नाम है।
तो देख सकते हैं यहाँ पर दिखा रहा है कि क्लास एज पब्लिक शुड बी डिक्लेयर्ड इन ए फाइल ए डॉट जावा। तो मैं चाहता हूँ कि इसको रीनेम करने के लिए जो फाइल है इसका नाम मैं रखना चाहता हूँ ए डॉट जावा। ठीक है, तो बिल्कुल अभी प्रोग्राम जो है वैलिड है, इसमें कोई भी दिक्कत है नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो पब्लिक क्लास वो भी है और फाइल का नाम ये है, यानी कि पब्लिक क्लास का नाम ए और फाइल का नाम ए है। तो इसमें कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है कि एरर आने वाली नहीं है। इसको सेव करते हैं, देखते हैं जावा सी SGD डॉट जावा नहीं, यहाँ पर हम करेंगे ए डॉट जावा, क्योंकि हमारा फाइल का नाम ए है, ए डॉट जावा। तो बिल्कुल चल रहा है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। आप चाहो तो इसको रन करके भी देख सकते हो। जावा ए क्लास मेन मेथड, जावा बी क्लास मेन मेथड, जावा सी क्लास मेन मेथड, जावा डी क्लास मेन मेथड। तो अभी बारी है बात करने की कंक्लूजन की, क्या क्या हमने पढ़ा उसको समराइज कर लेते हैं ताकि आपको एक अच्छी क्लैरिटी मिले। तो बेसिकली जो पहला कंक्लूजन हमारा ये है कि जावा प्रोग्राम कैन कंटेन एनी नंबर ऑफ क्लासेस। ठीक है, सिंपल है। तो बेसिकली ये हमारा पहला कंक्लूजन है कि एक ही जावा की प्रोग्राम में मल्टीपल क्लासेस हो सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात है नहीं। तो अगर बात करें नेक्स्ट कंक्लूजन का, जो कि है इफ देयर इज ए पब्लिक क्लास। ठीक है, तो अगर कोई भी पब्लिक क्लास हो जावा की प्रोग्राम में, देन द नेम ऑफ द प्रोग्राम, या तो सोर्स फाइल कुछ भी सकते हो, नेम ऑफ द प्रोग्राम और सोर्स फाइल। ठीक है, एंड द नेम ऑफ द क्लास शुड बी सेम। ये हमारा दूसरा कंक्लूजन है, जो कि है इफ देयर इज ए पब्लिक क्लास। ठीक है, देन देयर द नेम ऑफ द प्रोग्राम और सोर्स फाइल एंड द नेम ऑफ द क्लास शुड बी सेम। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर आपकी जावा की प्रोग्राम में कोई भी क्लास जो है पब्लिक है, अगर पब्लिक क्लास का नाम अगर सोर्स फाइल का नाम इक्वल नहीं हुआ, सेम नहीं हुआ, तो एरर आएगा। यानी कि पब्लिक क्लास का नाम और जावा की प्रोग्राम का नाम सेम होनी चाहिए। अगर हम बात करें नेक्स्ट पब्लिक क्लास का, जो कि है ओनली वन पब्लिक क्लास इज अलाउड इन ए प्रोग्राम। ठीक है, कि एक ही प्रोग्राम में सिर्फ एक ही पब्लिक क्लास अलाउड है, यानी कि आप मल्टीपल पब्लिक क्लास क्रिएट नहीं कर सकते। यानी कि अगर हम कोई भी प्रोग्राम में काम कर रहे हैं, अगर हमारे मल्टीपल क्लासेस हैं, सिर्फ एक ही क्लास पब्लिक होगा और बाकी क्लास डिफॉल्ट होंगे। बेसिकली क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी अगर कुछ इस तरह से है, तो बेसिकली आपकी जो भी मन करे आप उसी क्लास को पब्लिक बनाओगे, लेकिन जो पब्लिक क्लास होगा सिर्फ एक ही होगा। तो ये हमारा नेक्स्ट कंक्लूजन था। तो अगर बात करें नेक्स्ट कंक्लूजन का, जो कि है कंपाइल टाइम यूज होता है फाइल का नाम और रन टाइम यूज होता है क्लास का नाम। ठीक है, तो हम कह सकते हैं फाइल नेम इज यूज्ड इन कंपाइल टाइम और क्लास नेम इज यूज्ड इन रन टाइम। तो बेसिकली ये था कंक्लूजन्स। तो ये था आज का वीडियो आपको बताने के लिए कि जावा में सोर्स फाइल स्ट्रक्चर क्या होती है, सोर्स फाइल क्या होती है, सोर्स कोड क्या होती है, कि सोर्स फाइल को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, किस तरह से सेव कर सकते हैं, फाइल का नाम क्या होना चाहिए, क्लास का नाम क्या होना चाहिए, पब्लिक क्लास क्या है, किस तरह से हम पब्लिक क्लास को डिफाइन कर सकते हैं। तो आई होप को सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। अगर आपको लगता है कहीं ना कहीं वीडियो हेल्पफुल है, अगर कुछ सीखने को मिला, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद फ्रेंड्स ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देख पाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।